हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, एमआर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने आपका जो है रासायनिक बलगति का एक वीडियो दिया आपको, जिसको आपने देखा होगा, जिसमें हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ाया था। यदि वो आपने पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने बोला था आपको वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। ऐसा करने से देखिए, आपको हमने पहले ही बताया कि आप ऐसा करोगे तो हमें पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से अच्छे ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक वीडियो को रेगुलर देखना है, प्रतिदिन देखना है। वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज हम चलते हैं रासायनिक बलगति के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम। देखिए, क्या पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रवाहित, रासायनिक अभिक्रिया की दर को दर के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। दर हमने क्या पढ़ा, दर क्या होती है, अभिक्रिया की गति होती है, यानी किस दर से आपकी अभिक्रिया हो रही है। तो उसके आधार पर आपकी अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, तीव्र अभिक्रियाएं। नंबर 2, मंद अभिक्रियाएं। नंबर 3, अति मंद अभिक्रिया। तो देखिए ऐसे समझिए कि तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया, ये अभिक्रिया की दर के आधार पर हम इनके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी चाल बहुत ही तेज होती है, अर्थात वह तत्क्षणिक हो जाती है, यानी तुरंत हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है आपकी मंद अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनकी चाल थोड़ी मंद गति से होती है, अर्थात उनको होने में मिनट तथा घंटे लग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जो अति मंद चाल से होती हैं, अर्थात उनको पूर्ण होने में क्या है, दिनों और वर्षों लग जाते हैं। तो यहां से इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो कि तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनकी चाल बहुत तीव्र होती है, अर्थात वह तत्क्षणिक हो जाती हैं, मतलब तुरंत हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है आपकी मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी चाल मंद होती है, अर्थात उनको पूर्ण होने में मिनटों तथा घंटे लग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। अति मंद अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो बहुत अति मंद गति चाल से होती है, अर्थात उनको पूर्ण होने में क्या दिनों तथा वर्षों लग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इन अभिक्रियाओं की जो गति है, यानी दर के आधार पर, तो दर में क्या हो रहा है कि कोई तीव्र हो रही है, कोई मंद, अति मंद, ये जो आपकी दर है वो किसके, जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रभावित करते हैं, यानी बंधन ऊर्जा आपकी प्रभावित करती है अभिक्रिया में, जिसमें ज्यादा जो बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वो तुरंत टूट जाते हैं और नए बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार बंधन ऊर्जा में क्या होती है, जो बंधन ऊर्जा के कारण जिसकी ऊर्जा ज्यादा प्रभावित होती है, यानी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा होती है, वह अभिक्रिया क्या है, तुरंत हो जाती है। और जिसमें क्या होता है, कमजोर बंध होते हैं, अर्थात वो टूटते हैं और बनते हैं, तो वह मंद अभिक्रिया होती है। और अति मंद अभिक्रिया की कल्पना करना क्या है, असंभव, अर्थात इसमें वर्षों लग जाते हैं। तो देखिए, बंधन ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया को
तीव्र या मंद प्रकार से बांटा गया। जैसे देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लो NaCl ने क्रिया करी किससे, HNO3 से। इस प्रकार समझना, ये तुरंत ही क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस के HCl। तो देखिए इस अपक्रिया में क्या हो रहा है कि ये अपक्रिया तुरंत हो रही है, यानी तीव्र गति से अपक्रिया हो रही है। अब तीव्र गति से हो रही है तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका ये NaCl है, यदि इसको जलीय रूप में होगा तो जलीय विलयन में अगर बात करूं तो Na किसके रूप में होता है, Na आयन और Cl आयन के रूप में, H आयन और NO3 आयन के रूप में क्या होगा, HNO3 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के मध्य में क्या होगा, प्लस और माइनस आवेश है, तो आकर्षण बल लग जाएगा और ये तुरंत क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार HCl बन जाएगा। इसी प्रकार NaNO3 से क्या होगा, इसमें भी आकर्षण बल लग जाएगा और ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपक्रिया क्या है, अति तीव्र गति से होती है। तो तीव्र अपक्रिया इस प्रकार समझो कि जिनमें आयनिक लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात उनमें आयनिक बंध होते हैं, उनमें क्या होता है, यह अपक्रिया होती है। जिनमें क्या होता है, आयनिक बंध होते हैं। इसको Ag के स्थान पर और कुछ ले लो, मान लिया हमने ले लिया मान लो कि हमने ले लिया Ag ले लिया, क्योंकि इसमें आयनिक लक्षण भी है और नहीं है HCl में, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका AgNO3 और AgCl। ठीक है, और भी कुछ ले सकते हो। तो इस प्रकार ये अपक्रिया क्या होगी, तीव्र अपक्रिया होगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमने क्या बोला कि जिनमें आयनिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे देखिए KCl है आपका, KCl है। अब KCl है तो KCl देखिए आपका MgO से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, K2O, और क्या बनाएगा, MgCl2। तो यहां पर देखिए K पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और O पर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में आकर्षण बल होगा और इन दोनों में आकर्षण बल होगा, तो ये तुरंत अपक्रिया कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने समझा कि तीव्र अपक्रिया क्या होती है, जिनमें आयनिक लक्षण पाए जाते हैं उनमें जो है क्या होती है, तीव्र अपक्रिया होती है। अब देखिए मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया को एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लो आपके पास ये है एथिल एसीटेट और ये जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3 COOH प्लस के C2H5OH। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपका कि जो ये अपक्रिया मंद अपक्रिया, वो आप किस प्रकार पता रहा हो कि ये मंद अपक्रिया। तो देखिए इसमें क्या समझना है आपको कि मंद अपक्रिया में क्या होता है, मंद अपक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के जो अणु होते हैं, अणु ये रहे और इसके अणु ये रहे, अभिकारक के अणु हैं या अभिकारक के पदार्थ होते हैं, उनमें जो उनसे जो उत्पाद बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इनके अंदर क्या होंगे, सहसंयोजक बंध होंगे। क्या होंगे, सहसंयोजक बंध। वो क्या होंगे, इनके बनने पर क्या होंगे, बंध टूटेंगे और क्या होंगे, बनेंगे, टूटेंगे और बनेंगे। इस कारण यहाँ पर यह अपक्रिया मंद गति से होती है। तो आपने क्या समझा कि ये आपकी जो अपक्रिया की गति है वो किस पे निर्भर कर रही है, बंधों पर। यानी जिसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, अर्थात कमजोर बंध बनाएंगे तो वह क्या मंद गति से होगी, और तीव्र बंध होगा तो उसमें जो है आकर्षण बल होगा, तो तीव्र गति से अपक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा कि इस अपक्रिया के अंदर सहसंयोजक बंध है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए जैसे आपका मैंने दिया कि CH3 COOCH2 CH3। अब देखिए ये H सिंगल बॉन्ड OH इससे क्रिया कर रहा है। तो यहां से देखिए इस बॉन्ड को तोड़िए, यहां से इस बॉन्ड को तोड़िए, तो देखिए क्या हो रहा है कि इससे ये फ्री वैलेंसी और इससे ये फ्री वैलेंसी जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, CH3 COOH बन गया, प्लस इससे ये फ्री वैलेंसी जुड़ जाएगी, इससे ये फ्री वैलेंसी जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि किसी अपक्रिया में मंद अपक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक के जो अणु होते हैं, उसमें बंध क्या होते हैं, बंधों के टूटने से
बंधों के टूटने से क्या उत्पाद बनता है, बंधों के टूटने से उत्पाद बनता है, और उत्पाद बनने में ये बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं, टूटते हैं और जुड़ते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या है, जिसमें यानी कि सहसंयोग बंध होंगे वहां पर अभिक्रिया क्या होगी, मंद गति से होगी। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि अति मंद अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो अति मंद अभिक्रियाओं की जो यानी चाल ज्ञात करना क्या है, असंभव है, अर्थात इसको वर्षों लग जाते हैं। तो इसलिए देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, अभिक्रिया की दर को प्रवाहित करने वाले कारक। देखिए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आपकी दर जो है अभिक्रिया की किस पर, किन कारणों से क्या होगी, प्रभावित होगी, या बढ़ेगी या घटेगी। तो इस पर देखिए समझिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें देखिए आपने क्या देखा कि इसमें आप लिख सकते हो, एक लाइन में क्या लिख सकते हो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिकारक की प्रकृति, सांद्रता, उत्प्रेरक और ताप और उसका क्षेत्रफल क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का प्रभाव। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या है, सांद्रता का प्रभाव, या इस प्रकार कह सकते हो कि सांद्रता का प्रभाव अभिक्रिया की दर पर। तो देखिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया की दर, जैसे ये कोई अभिक्रिया ए उत्पाद दिया इसने कुछ, क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है या दर वो समानुपाती होती है किसकी, सांद्रता की। तो यहां से आर ये निकल जाएगा। तो देखिए ये इसके समानुपाती अर्थात बराबर है, इसको बढ़ाओगे अभिक्रिया की सांद्रता को तो ये बढ़ेगा और इसको घटाओगे तो ये घटेगा। तो क्या है, अभिक्रिया की दर यानी सांद्रता का प्रभाव क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। इतनी बात समझ में आई। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। नंबर 2 देखिए ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव यानी किसी भी अभिक्रिया पे जब ताप का प्रभाव पड़ता है तो ताप के प्रभाव से भी अभिक्रिया बढ़ती है। जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आपने देखा होगा तो आपका कुछ नहीं बनता है, तो आपने जैसे लैब में देखा होगा, छोटी छोटी क्लासों में 9th 10th 11th में देखा होगा, तो आपने देखा होगा क्या करते हो कि किसी प्रकार में आपने कोई अम्ल लिया और उसमें कोई पदार्थ डाल दिया तो उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप उसको थोड़ा गर्म करने लगते हो तो तेजी से क्या धुआं उठता है, यानी कोई गैस निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने जैसे ही गर्म किया तो इसमें क्या हो रहा है कि अभिक्रिया तेजी से होने लगी। तो इसमें ताप का प्रभाव क्या है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। पहला पॉइंट आपने समझा कि सांद्रता का प्रभाव, कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप का प्रभाव, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। नंबर 3 उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अभिक्रिया की, देखिए अभिक्रिया की जो अभिकारक होते हैं उनकी क्रियाशीलता को क्या करते हैं, तीव्र करते हैं और क्या करते हैं, मंद करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे N2 3H2 से क्रिया करे किसकी है, P की उपस्थिति में, तो क्या होना है NH3। या जैसे मैं बात करूं SO2 O2 से क्रिया करे किसी की उपस्थिति में Pt की में, तो क्या होना है SO3। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि दोनों उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्रिया तीव्र गति से हो रही है। अब तीव्र गति से हो रही है तो यहां से आपने क्या सीखा कि आपकी जो अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रभाव होता है, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या हुआ
कि अभिकारक की जो अभिक्रिया की दर है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी उत्प्रेरक के प्रभाव से भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। अब देखिए नंबर 4, क्षेत्रफल का प्रभाव। एल ले लो, पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। तो देखिए किसी चीज का क्षेत्रफल भी बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। देखिए जैसे मान लो आपने देखा कि मैग्नीशियम की क्रिया करो आप किससे, H2SO4 से, HNO3 से करा लो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, H2SO4 से करो क्या मिलेगा, देखिए MgSO4 प्लस के H2। अब देखिए ये मैग्नीशियम है, जब आप मैग्नीशियम का क्या लोगे, कोई टुकड़ा लोगे इस प्रकार से और इसको इसमें डालोगे, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो क्या है, धीमे धीमे निकलेगी। यदि आपने इसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करोगे तो देखिए जो चीज इतना स्थान गिर रही है, जब आप इसके टुकड़े कर दोगे तो वो इतना स्थान गिरेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, जब टुकड़े करोगे और इसमें डाल दोगे, यानी चूर डाल दोगे किसका, मैग्नीशियम का, तो जो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो बहुत तेजी से निकलेगी। तो तेजी से निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपके हाइड्रोजन तेजी से निकलेगी तो आपने क्या देखा कि इसका क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या है, हाइड्रोजन तेजी से निकल रही है, यानी अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव भी क्या होगा कि अभिक्रिया में अभिकारकों का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, अगला पॉइंट देखिए अभिकारकों की प्रकृति। मैंने बोला स्टार्टिंग में अभिकारकों की प्रकृति। तो अभिकारकों की प्रकृति भी देखिए, अभिकारकों की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है और घटती है। देखिए अभिकारक जैसा भी हमने बताया कि SO2 O2 से क्रिया करेगा किस Pt की उपस्थिति में, तो SO3 बनेगा, SO3 बनेगा। अब ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया की वेग को क्या कर रहा है, तीव्र कर रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब देखिए अभिकारकों की प्रकृति भी किस पर, अभिक्रिया अभिकारकों पर निर्भर करती है। यदि अभिक्रिया मंद गति से हो रही है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, धीमी हो जाएगी, और अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए पहला मैंने क्या बोला कि सांद्रता का प्रभाव क्या होता है कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और अभिकारकों की प्रगति पर अभिक्रिया अभिकारकों की प्रगति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और मंद गति से हो रही है तो घटेगा। इस प्रकार यहां से देखिए हमने इतना पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ाएंगे, वेग स्थिरांक। देखिए वेग स्थिरांक क्या होता है आपका, देखिए जैसे आपके पास कोई अभिक्रिया मान लो इस प्रकार, ए ने क्रिया करी बी से, क्या बना कर दिया C + T। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके, उत्पादों से कोई मतलब नहीं, किसके, अभिकारकों के। तो यहां से जो आपका R यानी वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बराबर के A की सांतई घात इंटू B की सांतई घात, कुछ नहीं। यदि देखिए हम बात करें कि यहाँ पे इसके 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है, यानी इसकी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा 1 है, तब 1 1 ये बनना है। तो यदि मैं कहूं कि इसमें जो A की सांतता है वो क्या है, 1 है, और B की सांतता क्या है, 1 है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हो आप कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है कि जब अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाती है, एकांक रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। यह इस प्रकार समझिए, देखिए कि एक कोई उत्पाद है, अभिकारक इसने कोई उत्पाद दिया,
मान लो इसके प्रारंभ में 1 मोल है, तो प्रारंभिक अवस्था में उत्पाद क्या होगा 0। मैंने देखा कि टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद इसमें से x मोल वियोजित हो गए तो उत्पाद क्या होगा x होगा। ये मैंने माना कि एक ही सांद्रता 1 थी प्रारंभ में और टी समय बाद 1 में से x वियोजित हो गया तो x उत्पाद प्राप्त हुआ। अब मैं बात करूं कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, समानुपाती होगा एक ही सांद्रता। तो देखिए यहां से देखिए एक ही सांद्रता, तो अभिक्रिया का वेग ये निकल गया। तो यहां से देखिए आपको क्या पता चला कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती एक ही सांद्रता के, तो वेग अब देखिए समानुपाती एक ही सांद्रता क्या 1 माइनस के एक्स। अब देखिए आपने देखा कि टी समय में, अब टी समय कुछ भी हो सकता है, मान लिया हमने ना के बराबर समय, यानी यदि सूक्ष्म समय में क्या हो रहा हो, सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही हो, सूक्ष्म समय में क्या हो रहा है, सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही हो, तब देखिए क्या निकल के आएगा, यदि सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही है तो यहां से देखिए क्या निकल के आएगा कि जो आपका 1 माइनस एक्स, अब इसमें से ये ना के बराबर सूक्ष्म, जैसे मान लो 0.001 इस प्रकार से कोई सांद्रता वियोजित हो रही है तो इसका मान क्या होगा, लगभग 1 के बराबर ही होगा, मान लो 0.98 या 99 हो। यानी मैंने क्या बोला, यदि सूक्ष्म समय, यहाँ पास टी समय अर्थात कुछ भी समय हो सकता है, ना के बराबर समय कुछ भी, तो सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही है तब 1 माइनस के एक्स बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से देखिए आपने क्या देखा कि तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या आ जाएगा के, और इसका मान क्या होगा 1, तो अभिक्रिया का वेग क्या निकल के आएगा के। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपका, यही बात निकल के आई आपकी, क्या निकल के आया कि किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, जब अभिकारकों की सांद्रता क्या एकांक रह जाती है तो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, उसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया का वेग किसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है, उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से देखिए आपने क्या क्या देखा, अभिक्रिया का वेग पढ़ा, औसत वेग पढ़ा, तात्क्षणिक वेग पढ़ा, इसके बाद पढ़ा अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो यहां से देखिए यदि आप वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक बराबर होता है कि प्रभावित करने वाले कारक आपको समझाई दी, अभिक्रिया की वेग दर को प्रभावित करने वाले तात्क्षणिक वेग, यानी सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही तो dx/dt, आर बराबर निकल के आता है INS। औसत वेग क्या निकल के आता है, आर एवरेज बराबर माइनस के डेल्टा x/Δt और प्लस के डेल्टा x/Δt, या कह लो r या कह लो p। इतना बताया आपको। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, r बराबर r माइनस के डेल्टा dt और r प्लस के p dt। तो यहां से देखिए आपको इतना बताया था, और आपको बताया थी कि तात्क्षणिक वेग और अभिक्रिया के वेग को निकालने के लिए तरीका भी बताया। यहाँ पर देखिए तात्क्षणिक वेग के लिए क्या होता है,
डिफरेंसेस का उपयोग होता है और इसके लिए ये। तो इतना आपको पढ़ा दिया। यदि आपने देखिए इन दोनों वीडियो को क्रम से देखोगे तो आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, तो इतना आपको पढ़ना होगा। ठीक।